Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 19 March 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming nursing recruitment exams. Our first question is the best test to assess the prognosis of the patient. किसी पेशेंट में यदि किसी डिजीज का प्रोग्नोसिस पता करना हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट टेस्ट कौन सा होता है। प्रोग्नोसिस शब्द का मतलब है किसी भी रोग के ठीक होने की संभावना। जिन डिजीजेस का गुड प्रोग्नोसिस होता है वो डिजीज जल्दी ठीक हो जाते हैं, और जिनका बैड या पुअर प्रोग्नोसिस होता है वो या तो ठीक होने में बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं या फिर ठीक नहीं हो पाते। तो प्रोग्नोसिस शब्द किसी भी डिजीज के ठीक होने को बता रहा है। तो अगर आपको ये पता करना होगा कि पेशेंट में किसी डिजीज का प्रोग्नोसिस कैसा है तो इसके लिए आप कौन सा टेस्ट करवाएंगे ये आप सेलेक्ट करें। आपके ऑप्शंस हैं ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी, हीमोग्लोबिन लेवल, पैक्ड सेल वॉल्यूम, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। The right answer is option D, erythrocyte sedimentation rate. इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट एक नॉन स्पेसिफिक लेबोरेटरी टेस्ट होता है और इसके द्वारा हम बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन है या नहीं इस चीज का असेसमेंट करते हैं। तो हम कह सकते हैं ESR मार्कर ऑफ इन्फ्लामेशन के रूप में किया जाने वाला टेस्ट है, जिसके द्वारा डिजीज के प्रोग्नोसिस के बारे में हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज all are features of infant born to diabetic mothers except डायबिटीज से सफरिंग मदर से जन्म लिए हुए बच्चों में ये सभी फीचर्स पाए जाते हैं एक को छोड़कर। ओबेसिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी, केटोलिक हाइपोग्लाइसीमिया, फ्यूचर डायबिटीज मेलाइटस। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगर किसी वुमेन को डायबिटीज है तो उसके बच्चे में ओबेसिटी हो सकती है, ये निश्चित है। कीटोलिक हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, बिल्कुल निश्चित है। भविष्य में डायबिटीज मेलाइटिस होने की संभावना है, ये भी निश्चित है क्योंकि ये जेनेटिकली ट्रांसफर होता है। लेकिन डायबिटीज मदर से जन्म लिए हुए बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं देखने को मिलती, यानी कि उनमें किसी भी नई चीज को सीख पाने में असमर्थता देखने को नहीं मिलती। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following results of the lab test are significant to the diagnosis of disorder? इनमें से किस ऑप्शन में दी गई वैल्यू किसी डिजीज कंडीशन के होने को बता रही है? आरबीसी 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम, हीमोग्लोबिन 13 to 14 ग्राम पर डीएल, प्लेटलेट्स 2,50,000 to 5 lakh per cubic mm, WBC 12,000 to 13,000 per cubic mm. The right answer is option D. अगर किसी क्लाइंट के अंदर व्हाइट ब्लड कार्पसल्स यानी WBC का काउंट 4,000 से 11,000 के बीच होता है तब तो हम इसे नॉर्मल मानते हैं। लेकिन अगर कंप्लीट ब्लड काउंट करवाने पर, सीबीसी टेस्ट करवाने पर डब्ल्यूबीसी का काउंट 11,000 से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब है कि पर्सन की बॉडी में
इन्फ्लामेशन है और इन्फेक्शन है। हमारे शरीर में जब भी किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो इस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए डब्ल्यूबीसी अपनी संख्या बढ़ाती हैं और उस इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय करती हैं, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती हैं। और अगर सीबीसी रिपोर्ट में डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़े हुए आते हैं, इसका मतलब है कि पर्सन के अंदर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन मौजूद है। इसके अलावा ऑप्शन ए के अंदर जो आरबीसी का काउंट बताया गया है, ये नॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मली 4 टू 6 मिलियन पर क्यूबिक एमएम आरबीसी का काउंट माना जाता है। 1 मिलियन के अंदर टोटल 10 लाख होते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन लेवल की बात की जाए तो 12 टू 14 मेल्स में नॉर्मल माना जाता है, जबकि 12 टू 14 फीमेल्स में नॉर्मल माना जाता है, जबकि 14 टू 16 मेल्स के अंदर नॉर्मल माना जाता है, तो ये भी नॉर्मल रेंज के अंदर है। प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से 4.5 लाख तक आप नॉर्मल मान सकते हैं, तो ये भी एक्सपेक्टेड रेंज के अंदर है, इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच्योरेशन ऑफ फंक्शंस और स्किल इज नोन एज। अगर किसी क्लाइंट में बॉडी फंक्शंस और स्किल्स आते हैं, मैच्योर होते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ग्रोथ, डेवलपमेंट, इंक्रीमेंट, प्रोग्रेस। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डेवलपमेंट। अगर किसी बच्चे में शरीर के वजन और आकार में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, यानी कि वेट और हाइट इंक्रीज होती है, तो ये कंडीशन ग्रोथ कहलाती है। लेकिन अगर किसी बच्चे में किसी विशेष स्किल्स का, फंक्शंस का डेवलपमेंट होता है, मतलब मैच्योरेशन होता है, तो ये चीज डेवलपमेंट है। शरीर के आकार का बढ़ना ग्रोथ है, जबकि स्किल्स का मैच्योर होना डेवलपमेंट है। जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा तो आपको ये साइकिल ड्राइविंग स्किल आ गई, तो ये डेवलपमेंट है। आपकी हाइट 3 फीट थी, अब 5 फीट हो गई, तो ये ग्रोथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज causative organism of एस्कैरियासिस इज। एस्कैरियासिस डिजीज का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इनमें से कौन सा है? प्लाज्मोडियम, लुम्ब्रिकॉइड्स, ई हिस्टोलाइटिका, मेडिनेंसिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन टू। एस्कैरियासिस डिजीज कंडीशन में स्मॉल इंटेस्टाइन अफेक्ट होती है और इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। एक बार फिर से समझिएगा, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एस्कैरियासिस डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिचुएशन would the nurse check Chopstick and Processu signs? इनमें से पेशेंट में कौन सी कंप्लेन होने पर आप प्रोसेसु और चॉस्टिक साइन का असेसमेंट करेंगे? ऑप्शन ए, क्लाइंट कंप्लेन ऑफ काफ मसल्स। अगर पेशेंट अपनी घुटनों के नीचे और पीछे की तरफ स्थित काफ मसल्स में पेन होना बताए तब। या फिर ऑप्शन बी, हेडेक एंड फोटोफोबिया बताने पर। ऑप्शन सी, वीकनेस एंड डिस्फेजिया बताने पर। डिस्फेजिया मीन्स डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। या ऑप्शन डी, टिंगलिंग इन द फीट। पेशेंट द्वारा कौन सी कंप्लेन करने पर आप चॉस्टिक और ट्रसेसु साइन चेक करेंगे? द राइट आंसर इज
ऑप्शन डी, अगर आपका पेशेंट आपसे ये कहे कि उसके पैरों में या हाथों में एक एबनॉर्मल प्रिकिंग सेंसेशन है, नमनेस है, टिंगलिंग है, यानी कि उसे ऐसा कुछ महसूस हो कि उसके हाथ पैरों में कुछ चुभ रहा है, प्रिकिंग सेंसेशन हो रहा है और उनमें टाइटनेस हो रही है, अकड़न हो रही है, तो ये इनिशियल साइंस माने जाते हैं कैल्शियम की कमी होने पर। आपके शरीर में, आपके पेशेंट के शरीर में यदि कैल्शियम का लेवल 8.5 से 10.5 के बीच में है तब तो ठीक है, लेकिन अगर कैल्शियम का लेवल 8.5 से कम होता है तो इसे हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन कहेंगे और इस कंडीशन के होने पर शुरुआती स्थिति में हाथ-पाँव में प्रिकिंग सेंसेशन होता है, टिंगलिंग सेंसेशन होता है और इस कंडीशन को हम टिटैनी के नाम से जानते हैं। और टिटैनी कंडीशन अगर क्लाइंट में डेवलप हो रही है तो इसे और कंफर्म करने के लिए हम क्लाइंट के फेस पर स्थित फेशियल नर्व पर टैपिंग करते हैं और इस फेशियल नर्व पर टैपिंग करते ही पेशेंट का चेहरा एबनॉर्मल तरीके से स्पाज्म शो करता है, उसके चेहरे पे अजीब सी सिकुड़न आती है, तो हम ये मानेंगे कि चॉस्टिक साइन प्रेजेंट है। प्रोसेसु साइन चेक करने के लिए हम पेशेंट के अपर आर्म में बीपी कफ बांधकर उसे सिस्टोलिक प्रेशर से ऊपर इन्फ्लेट करते हैं। जैसे ही क्लाइंट में बीपी कफ सिस्टोलिक प्रेशर से ऊपर जाकर इन्फ्लेट होगा, क्लाइंट के रिस्ट वाले एरिया में स्पाज्म आने लगेंगे, पेशेंट की कलाई अंदर की तरफ मुड़ने लग जाएगी और अगर ऐसा होता है तो ये कैल्शियम की कमी होने को बताता है और प्रोसेसु साइन के नाम से जाना जाता है। इस तरह से आप पेशेंट में कैल्शियम की कमी है या नहीं इसे और ज़्यादा कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पर बताए गए चॉस्टिक साइन और प्रोसेसु साइन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। प्रीवियस एग्जाम में इन्हें कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ESR मीन्स, ESR का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट सेडिमेंटेशन रेट, एंजाइम सिंथेसिस रेट, erythrocyte sedimentation rate, erythrocyte synthesis rate. ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। ESR का फुल फॉर्म है erythrocyte sedimentation rate। आइए इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स जान लेते हैं, कैसे इस टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है, यहाँ से प्रीवियसली क्वेश्चन पूछे गए हैं। ESR, it is a rate at which RBC settle down after mixing blood with anticoagulant into a vertical tube। आप इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए एक ट्यूब लेते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास से बनी ट्यूब लेते हैं और इस ट्यूब के अंदर कुछ अमाउंट ब्लड और कुछ अमाउंट एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस डालकर इसे बिल्कुल वर्टिकली रख देते हैं, छोड़ देते हैं और इस ट्यूब के अंदर किस रेट से आरबीसी इस टेस्ट ट्यूब के बॉटम पर जाकर फिक्स होती है, इस रेट को ESR के रूप में जाना जाता है। एक बार फिर से समझिएगा, आपने एक कांच से बनी ट्यूब ली और इसके अंदर ब्लड और एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस को मिक्स करके इस ट्यूब के अंदर छोड़ दिया। कुछ समय बाद आरबीसी किस रफ्तार से नीचे पैंदे में बैठ रही है, इस रेट को कैलकुलेट किया, यही ESR कहलाता है। इसके बारे में प्रीवियस क्वेश्चन में हमने आपको बताया भी था कि ESR एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन है या नहीं इस चीज़ को पता करने के लिए परफॉर्म किया जाता है और इस टेस्ट के द्वारा डिजीज का प्रोग्नोसिस अच्छा है या बुरा है, इस चीज का अपन निर्धारण करते हैं। यहाँ पर एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस के रूप में हिपेरिन, EDTA, सोडियम सिट्रेट आदि को उपयोग किया जाता है। एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस ब्लड का क्लॉट नहीं बनने देते, ब्लड को लिक्विड फॉर्म में ही मेंटेन करके रखते हैं। ESR टेस्ट को परफॉर्म करने के वेस्टर्न ग्रीन मेथड के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इस प्रकार के मेथड से ESR जब चेक करते हैं तो इसके लिए 1.6 ml ब्लड को 0.4 ml सोडियम सिट्रेट नामक
एंटीकोगुलेंट के साथ मिक्स किया जाता है। रेशो हमेशा 4:1 रहेगा, यानी कि 4 ml तो ब्लड है, 4 रेशो तो ब्लड है और 1 रेशो सोडियम सिट्रेट है। और अब इसे वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब के अंदर, जिसकी लंबाई 300 mm या 30 सेंटीमीटर होती है, उसमें भरकर इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं और फिर जो जिस रेट से आरबीसी इसके बॉटम में सेटल डाउन हो रही थी, उसे कैलकुलेट किया जाता है। यही वेस्टर्न ग्रीन मेथड द्वारा ईएसआर कैलकुलेट करने का तरीका है। अब बात करते हैं कि नॉर्मल ईएसआर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कितनी-कितनी होती है, इसे जान लेते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेल पर्सन के अंदर नॉर्मल ईएसआर कितना होता है, तो आप बताएँगे 3 टू 7 mm पर आवर्स। फीमेल के अंदर बात की जाए तो 5 टू 9 mm पर आवर्स और इन्फेंट्स की बात की जाए तो 0.2 mm पर आवर। ईएसआर के रिजल्ट को हम 1 घंटे बाद रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which drug is used to prevent bradycardia during surgery? सर्जरी के दौरान क्लाइंट को ब्रेडिकार्डिया ना हो जाए, इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा ड्रग इस्तेमाल किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड, सक्सिनाइल क्लोराइड, एमियोडारोन, एट्रोपिन। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एट्रोपिन। सर्जरी से पहले क्लाइंट को एट्रोपिन दो पर्पस से दिया जा सकता है। पहला, सर्जरी के दौरान क्लाइंट के बॉडी सिक्रीशंस कम से कम सिक्रीट हों, जिससे कि उसमें रिस्क ऑफ एस्पायरेशन कम हो सके। और दूसरा, सर्जरी के दौरान किसी भी स्थिति में हार्ट रेट कम ना हो जाए, इस चीज को मेंटेन करने के लिए। एट्रोपिन हमेशा हार्ट रेट को बढ़ाकर रखता है, ब्रेडिकार्डिया को करेक्ट करता है, इसलिए इसे सर्जरी में दिए जाता है। ऑप्शन ए के अंदर बताई गई नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो है, लाफिंग गैस के रूप में जानी जाती है। आप चाहें तो इसके आगे नोट कर सकते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, और इसे हम लाफिंग गैस कहते हैं। ऑप्शन बी के अंदर यहाँ पर जो सक्सिनाइल क्लोराइड बताया गया है, ये एक मसल रिलैक्सेंट के रूप में काम कर आता है। इट इज अ मसल रिलैक्सेंट। ऑप्शन सी के अंदर बताया गया एमियोडारोन ड्रग हार्ट में डेवलप हुए बहुत ही डेंजरस टाइप के वेंट्रिकुलर अरिथमियास को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप इसके बारे में चाहें तो नोट कर सकते हैं, इट इज अ एंटी अरिथमिक ड्रग। एमियोडारोन एंटी अरिथमिक ड्रग है। तो चारों को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सर्जरी से पहले एट्रोपिन दिया जाता है ताकि क्लाइंट में ब्रेडिकार्डिया ना डेवलप हो और बॉडी सिक्रीशंस कम से कम हो, ताकि रिस्क ऑफ एस्पायरेशन मिनिमाइज हो सके। इसके बाद एमियोडारोन एंटी एरिथमिक मेडिसिन है, जो कि हार्ट में आए रिदम डिस्टरबेंस को ठीक करने में इस्तेमाल की जाती है। सक्सिनाइल कोलिन एक एनेस्थीसिया के साथ इस्तेमाल किया जाने वाला सब्सटेंस है, जो कि मसल्स को रिलैक्स करता है, जबकि नाइट्रस ऑक्साइड N2O लाफिंग गैस के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट हम क्विकली रिवाइज करेंगे ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में। यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ग्लासगो कोमा स्केल न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट को करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, यानी इनमें 3 चीज़ों का असेसमेंट होता है। सबसे पहले आई ओपनिंग देखी जाती है, फिर वर्बल रिस्पॉन्स कैसा है इसे देखा जाता है, और क्लाइंट के द्वारा मोटार रिस्पॉन्स कैसा दिया जा रहा है। इन 3 चीज़ों को हम चेक करते हैं। जीसीएस के कंपोनेंट्स को याद रखने की ट्रिक है ईवीएम। जैसे कि इलेक्शन के समय आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का नाम सुना होगा, जिसमें आप वोट डालते हैं, उसी के नाम से आप इसे याद रख सकते हैं, ई फॉर आई ओपनिंग।
और इसका टोटल स्कोर होता है 1 से 4। V फॉर वर्बल रिस्पॉन्स स्कोर 1 to 5 एंड M फॉर मोटार रिस्पॉन्स स्कोर 1 to 6। इस तरह से GCS का मिनिमम स्कोर 3 और मैक्सिमम 15 के बीच होता है। अगर किसी क्लाइंट में GCS स्कोर 8 से कम आए तो हम उसे कोमा में है ऐसा डिक्लेयर करते हैं, और अगर 3 से कम आए तो उसे डीप कोमा में है ऐसा डिक्लेयर करते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एलिमेंट इज फाउंड इन हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन के अंदर इनमें से कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? आयरन, कॉपर, जिंक या फिर गोल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आयरन। हमारी जो रेड ब्लड कार्पसल्स होती हैं, आरबीसीज होती हैं, उनके ऊपर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल पाया जाता है और इस हीमोग्लोबिन के अंदर ही आयरन होता है। तो हम कह सकते हैं आयरन जो है हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक सब्सटेंस माना जाता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन को यदि आप निकालेंगे तो उसके अंदर टोटल 3.34 mg आयरन मिलेगा। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर 3.34 मिलीग्राम आयरन होता है, और इस चीज को भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। आप चाहें तो आपके रिवीजन के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a adult male has a high level of high density lipoprotein in proportion to low density lipoprotein. How does this relate to his risk of developing coronary artery disease? एक मेल पर्सन के अंदर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की मात्रा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन से ज़्यादा है। अब इस पेशेंट के अंदर कोरोनरी आर्टरी डिजीज के डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। HDL इज हाई कंपेयर टू LDL। व्हाट स्टेटमेंट अबाउट CAD इज करेक्ट? चूज वन। ऑप्शन ए, हिज रिस्क फॉर CAD इज लो। इसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने की संभावना कम है। देयर इज नो डायरेक्ट कोरिलेशन। इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। हिज रिस्क में इंक्रीज विद एक्सरसाइज। अगर क्लाइंट इस सिचुएशन में एक्सरसाइज करेगा तो उसमें CAD होने का रिस्क बढ़ जाएगा। हिज रिस्क विल बी इंक्रीज विद एज। जैसे जैसे क्लाइंट की एज बढ़ेगी वैसे वैसे ये डिजीज होने की संभावना बढ़ जाएगी। चूज वाइजली व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इस क्लाइंट के अंदर कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने की संभावना कम हो जाएगी। आइए पहले आपको थोड़ा सा कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है इसके बारे में बता दें। मान लीजिए ये आपका हार्ट है और आपके इस हार्ट को जिन ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड सप्लाई पहुंचाई जाती है उसे हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। अब इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर या तो कोई क्लॉट बन जाए या फिर इसकी दीवारों पर फैट का डिपोजिशन हो जाए या फिर इसमें स्पाज्म आ जाए। किसी भी वजह से इस आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज होता है जिससे हार्ट तक पहुंचने वाली ब्लड सप्लाई कम होती है या बंद हो जाती है, तो इसे हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज के नाम से जानते हैं, और ये हार्ट अटैक का एक बहुत बड़ा कारण बनती हैं। अब बात करते हैं HDL और LDL होता क्या है। आपने कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ा होगा। कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही इसेंशियल माना जाता है। अगर इसका लेवल 200 mg पर DL तक है तब तो ये हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखता है। लेकिन अगर किसी वजह से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है, 200 mg पर DL से ज़्यादा होता है,
तो हार्ट में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। और कोलेस्ट्रॉल जो है 2 प्रकार का होता है, एक होता है एचडीएल, एक होता है एलडीएल। एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। जब हम हेल्दी डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तब इसकी मात्रा शरीर में बढ़ती है और इसका बढ़ना हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखता है। जबकि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है और इसका शरीर में लेवल बढ़ना हार्ट की हेल्थ के बिगड़ने को बताता है और ये बहुत ही ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी फूड, जंक फूड आदि के खाने से बढ़ता है, एक्सरसाइज नहीं करने से बढ़ता है। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन में ये कहा गया है कि गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो क्या सीएडी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो ऑब्वियसली अगर हमारे हार्ट में, हमारी बॉडी में अच्छा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने की संभावना कम हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। यही यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ the nurse is caring for a client with a diagnosis of pemphigus vulgaris. On assessment of the client, the nurse should look for which sign characteristic of this condition. किसी क्लाइंट को पेम्फिगस वल्गैरिस नाम की डिजीज हुई है। इस डिजीज के असेसमेंट के दौरान आपको पेशेंट में कौन सा साइन देखने को मिलेगा? टर्नर साइन, चॉस्टिक साइन, निकोल्स्काई साइन और ट्रोसेसु साइन। हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर चॉस्टिक साइन को डिस्कस किया था, प्रोसेसु साइन को डिस्कस किया था और ये भी बताया था कि ये कैल्शियम की कमी होने पर देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन सही नहीं है। अब आप ऑप्शन ए और सी में से अपना आंसर चुनें। यहाँ पर जो टर्नर साइन दिया गया है, ये पैंक्रियाटाइटिस कंडीशन होने पर देखने को मिलता है। इस साइन के असेसमेंट के दौरान आपको क्लाइंट के जो फ्लैंक एरियाज होते हैं, वहाँ पर ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। एक बार फिर से समझिएगा, अगर पेशेंट को पैंक्रियाटाइटिस कंडीशन है, तो उसके कमर के हिस्से में, कमर के साइड वाले हिस्से में नीले रंग का निशान देखने को मिलेगा। ये टर्नर साइन कहलाता है। फाइनली आपके पास ऑप्शन सी है जो कि सही है। निकोल्स्काई साइन पेम्फिगस वल्गैरिस कंडीशन में देखने को मिलता है। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या है ये पेम्फिगस वल्गैरिस ऑटो इम्यून डिजीज। पेम्फिगस वल्गैरिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है और इस डिजीज कंडीशन के अंदर बॉडी पर ब्लिस्टर फॉर्मेशन देखने को मिलता है, यानी फफोले, जिसे बुले कहा जाता है, ये बॉडी पर बन जाते हैं। ये चीज यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। पेम्फिगस वुल्गैरिस कंडीशन के हॉलमार्क साइन की यदि बात की जाए, तो वो है निकोल्स्काई साइन। दिस इज द हॉलमार्क साइन ऑफ दिस पैम्फिगस वल्गैरिस कंडीशन। क्या होता है ये? एपिडर्मिस कैन बी रब्ड ऑफ बाय स्लाइट फ्रिक्शन ऑफ इंजरी। अगर पैम्फिगस वल्गैरिस कंडीशन से सफरिंग पर्सन की स्किन को आप हल्का सा भी रब करेंगे, रगड़ेंगे, तो वहां पर ये स्किन निकल जाएगी। यानी स्किन की जो सबसे ऊपर वाली कवरिंग है, एपिडर्मिस है, वो हल्का सा भी रब करने पर, रगड़ने पर अपनी जगह से हट जाए, रब्ड ऑफ हो जाए, तो ये कंडीशन पैम्फिगस वल्गैरिस के होने को बताती है और यही निकोल्स्काई साइन भी है। निकोल्स्काई साइन का सिंपल मीनिंग है स्किन पर हल्का सा भी मसाज करने पर अगर स्किन उधड़ जाए, बाहर निकल जाए, रब्ड ऑफ हो जाए, तो ये निकोल्स्काई साइन कहलाता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।